गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन ए को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच जिन्हें हिंदी में आप अलंकार कहते हैं। A figure of speech is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. It can be a metaphor or simile designed to make a comparison. It can be the repetition of alliteration or exaggeration of hyperbole to provide a dramatic effect. In truth, there are a wealth of these literary tools in the English language, but let's फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें, अलंकार की अगर हम बात करें तो ये वो कुछ शब्द होते हैं या कुछ शब्दों का समूह होता है जो अलग मीनिंग को दर्शाता है। जो लिटरल डेफिनेशन चल रही होती है उससे अलग कुछ बताने की कोशिश जो करते हैं शब्द, वो अलंकार कहलाते हैं। हिंदी में अलंकार का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना और संवारना। तो लैंग्वेज में वो शब्द जो लैंग्वेज की सिंपल मीनिंग से इतर कुछ सुंदरता प्रदान करते हैं, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिंपल मीनिंग से, जिनका मीनिंग कुछ हट के होता है, वो शब्द जो है फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हमें कंपैरिजन करना, हमें दर्शाना है कि इन्हीं दो लोगों के भी आपस में उनको कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो चीज़ हम लेकर के आएंगे, वो सिमिली या मेटाफर होगी। उसके बाद अगर हम रिपीट करेंगे किसी चीज़ को, या हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, सिंपल सी बात को हम ड्रामेटिक इफ़ेक्ट के साथ, बहुत नाटकीय ढंग से, बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर हम बात करेंगे तो वो एक शैली हो जाएगी, वो हो जाएगा हाइपरबोल। तो शब्दों को चयन जब हम करते हैं तो वो जो साधारण वाक्य में किसी शब्द की मीनिंग होती है, उससे अलग हटके कुछ विशेष रूप से दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ अनकॉमन एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट। जो भी हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। और ये अलंकार जो है, हम किसी भी भाषा की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। इन ट्रुथ there are a wealth of these literary tools in English language. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं अंग्रेज़ी भाषा में। पूरी तरह अगर लिटरेचर की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में जो भाषा, अंग्रेजी भाषा प्रयोग की गई है, उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो ऐसे ही कुछ अलंकारों के बारे में बात करेंगे। बहुत कॉमन से अलंकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। We will talk about simile. Simile as another kind of comparison. Comparison means तुलना, दो लोगों की आपस में तुलना करना। अगर हम कहीं तुलना कर रहे हैं तो वो सिमिली होगा। A simile is a figure of speech
in which two fundamentally unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like और as. सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जो दो विपरीत लोगों की आपस में तुलना करता है और ज़्यादातर तुलना करते हुए एज और लाइक इन दो वर्ड्स का प्रयोग उस फ्रेज में किया जाता है, तो वो फ्रेज जो है वो सिमिली का फ्रेज कहलाता है। नीचे देखिए, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दो कोड्स किए हैं। डोनिटा के पॉल ने 2 टिकट्स टू क्रिसमस बॉल जो 2010 में आई, उसमें क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ अ सिमिली आस्क्ड संडे। शी लुक टू कोरा फॉर एन आंसर। संडे ने सिमिली क्या होती है ये क्वेश्चन किया और फिर कोरा की तरफ देखा कि वो क्या आंसर देती है। तो अब कोरा ने जो आंसर दिया, सिमिली की डेफिनेशन दी, वो थी व्हेन यू कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ इट इन योर हेड। कोई दो लोगों के बीच में तुलना अगर हम करते हैं, एक चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से, अलग तरह की दूसरी चीज़ से तुलना करते हैं और हमें कुछ क्लियर करना होता है, मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि ये अच्छा है, ठीक है, सीधी सी बात हो गई। लेकिन हम ये कहें कि ये जैसे अच्छा है लेकिन कोमल है, लेकिन फूल की तरह कोमल है, तो जो कोमलता की पिक्चर है वो क्लियर हुई जब हमने उसमें फूल की तरह जोड़ा। किसी व्यक्ति को हमने फूल से कंपेयर किया तो हमें कोमलता की परिभाषा को हम प्रॉपर वे में डिफ़ाइन कर पाए, क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में आई। तो कोई एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तुलना करना जिससे कि हमारे दिमाग में उस वस्तु की कोई बहुत ज़्यादा साफ सी पिक्चर नज़र आने लगे, हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझने लगे, वो सिमिली कहलाती है। एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है, द क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन बॉल्स। बादल बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे थे मानो कॉटन के बॉल्स हों। द एज ऑफ स्नो शावल शार्प लाइक नाइफ। बर्फ़ जो थी वो इतनी धारदार थी, इतनी नुकीली थी, इतनी तेज़ थी जितनी कि चाकू की धार होती है। बर्फ़ की टुकड़े की नुकीलेपन को दिखाने के लिए उसकी तुलना किससे कर दी? नाइफ से। तो नाइफ की धार आपकी समझ में आई, क्लियर हुई पिक्चर कि वो जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो इतना धारदार था जितना कि चाकू होता है। तो ये जो है किसी चीज़ की पिक्चर को, बेटर पिक्चर को माइंड में लाने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि जब दो लोगों की तुलना करते हैं तो वो सिमिली होती है। और सिमिली के लिए एक विशेष बात है कि हमेशा एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है। नीचे दूसरा कोट किया है इन्होंने 2011 में, जे हेनरिच की कोट है ये, और इसमें इन्होंने दिखाया है कि द सिमिली इज़ अ मेटाफर दैट गिव्स इटसेल्फ अवे, द मून इज़ अ बलून। सिमिली उपमा है दो लोगों के बीच में, लेकिन क्या है, दो प्रकार से होती है। एक तो वो होती है उपमा जिसमें हम बात करते हैं एज और लाइक को यूज़ करके, लेकिन अगर हम एज और लाइक को यूज़ नहीं भी करते हैं तो दूसरे तरीके से उपमा होती है। तो ये जो है वो मेटाफर का ही एक वर्जन है। और इसमें अगर हम कहेंगे कि द मून इज़ अ बलून, चंद्रमा एक गुब्बारा है, मेटाफर हो जाएगा। और वहीं अगर हम ये कहेंगे द मून इज़ लाइक अ बलून,
तो ये जो है सिमली होगी, क्योंकि मून को बलून से कम बता रहे हैं कि बलून की तरह है और लाइक को हमने यूज़ किया है। तो सिंपल अगर हम परिभाषा सिमली की बोलें तो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज़ मेड between two objects of different kinds which have at least one point in common. It is generally indicated by such words as like and as, such as, just as and so on. सिमली में दो विभिन्न प्रकार के लोगों की तुलना की जाती है। वो विभिन्न प्रकार के लोग किसी एक स्तर पर एक जैसे होते हैं, उनमें कुछ समानताएं होती हैं। जनरली ऐसी फ्रेज़ को यूज़ करने के लिए, सिमली को पहचानने के लिए हमें देखना होता है कि उस फ्रेज़ में लाइक का, एज का, सच एज का, जस्ट एज का या सो ऑन का प्रयोग किया गया होता है। जैसे हम बात करें, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन बिल्कुल सपने जैसा है। जीवन की बात कर रहे हैं और ड्रीम की बात कर रहे हैं, और लाइक को हमने बीच में यूज़ किया है। तो ये लाइन जो है वो सिमली की लाइन होगी। शी इज़ लवली लाइक अ रोज़, वो सुंदर है, प्यारी है, और कैसे प्यारी है? लाइक अ रोज़, गुलाब जैसी खूबसूरत है, गुलाब जैसी प्यारी है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला घूमता रहा बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बादल घूमता है। तो यहाँ हमने एज का यूज़ किया, एज अ क्लाउड। तो इस तरीके से दो लोगों की तुलना, वो दो लोग जो डिफरेंट काइंड के लोग हैं लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट पे वो जो है वो कॉमन है, उन लोगों की तुलना जब हम करते हैं तो उस जगह पे उसको हम सिमली कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर एज अ फिगर ऑफ थॉट, विचार है ये मेटाफर। और मेटाफर इज़ अ ट्रोप or figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things that actually have something in common as these quotes show. मेटाफर भी जो है वो एक तरीके से इम्प्लाइड सिमली ही होता है, जहाँ पर दो लोगों को हम कंपेयर करते हैं। वही दो लोग जो बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन एक विशेष जगह पे जाके जो है उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है। और यहाँ हम कंपैरिजन में जो है लाइक और एज को यूज़ नहीं करते हैं। अब 1996 का निंग यू ने एक कोड किया है, उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो एक in its broad sense a metaphor is not only a figure of speech but also a figure of thought. मेटाफर जो है वो एक केवल फिगर ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि वो फिगर ऑफ थॉट है। इट इज़ अ मोड ऑफ apprehension and a means of perceiving and expressing something in a radically different way. In such a sense, figurative images are not simply decorative but serve to reveal aspect of experience in a new light. अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली or implied comparison. The likeness is embodied in a single word and that word fuses the identity of both into one. In metaphor,
वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक, जस्ट एज आर नॉट यूज्ड। दो लोगों की तुलना होगी, दो लोगों को डिफरेंट टाइप के जो दो लोग हैं लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके सिमिलर हैं, उन दो लोगों की तुलना, और उन दो लोगों की तुलना में कहीं पे भी हम लाइक या एज का यूज़ नहीं करेंगे तो वो मेटाफर होगा। सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सिमिली में भी कंपैरिजन है दो डिफरेंट तरीके के लोगों का जो कि एक पॉइंट पे जाके कॉमन है, ऐसे ही मेटाफर में भी कंपैरिजन है दो लोगों का जो डिफरेंट तरीके के हैं और लेकिन एक पॉइंट पे जाके कॉमन हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिमिली में जब हम तुलना करते हैं तो लाइक, एज, जस्ट एज, सो ऑन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट तुलना करते हैं सीधी सीधी, और इसमें हम लाइक और एज और अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, ज़िंदगी की तुलना की जा रही है कि ज़िंदगी कैसी है, वॉकिंग शैडो के जैसी है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, ज़िंदगी सपने की तरह है। सपना और ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसा सपना है वैसी ही ज़िंदगी है, और यहाँ लाइफ का प्रयोग नहीं किया गया है। लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्यार जो है वो स्पाइस है ज़िंदगी का, लेकिन यहाँ पे लव और स्पाइस की तुलना है लेकिन किसी लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरीके से दोनों ही तुलनाएं हैं, दोनों में ही तुलना की जाती है। सिमिली में जब तुलना करेंगे तो लाइक और एज को यूज़ करेंगे, और मेटाफर में जब हम तुलना करेंगे तो हम लाइक और एज को यूज़ नहीं करेंगे। दोनों में ही डिफरेंट तरीके के लोगों की तुलना की जाएगी जो कि एक विशेष जगह पे जाके समानता लिए हुए होते हैं। यहाँ मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं होता है, मेटाफर जो है वो फिगर ऑफ थॉट के नाम से भी हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। Personification is a figure of speech where non-living objects are described to seem like people. Personification वो figure of speech होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव बता करके उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन्हें सजीव रूप में जहाँ दर्शाया जाता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट्स को जहाँ सजीव रूप में दर्शाया जाता है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इन द आर्ट्स पर्सोनिफिकेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज इफ इट वर ह्यूमन। किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवित की तरह ट्रीट किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ सच एज इमोशन, डिज़ायर, सेंसेशन, जेस्चर एंड स्पीच, ऑफन बाय वे ऑफ अ मेटाफर। ज़्यादातर जितने भी मानवीय स्वभाव के गुण होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, जैसे कि इमोशंस होना, इच्छाएं होना, सेंसेशन होना, बोलना, जेस्चर अपने हाव भाव से व्यक्त करना, ये सारे जो गुण पाए जाते हैं ये मनुष्यों में पाए जाते हैं। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ मच यूज्ड इन विजुअल आर्ट्स। ज़्यादातर पर्सोनिफिकेशन को विजुअल आर्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, उसमें ही यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लीव्स वेव्ड इन द विंड, लीव्स जो है ऐसे हाथ हिला रही थी हवा में। द ओशन हीव्ड साई, समुद्र जैसे आहें भर रहा था। द सन स्माइल्ड एट अस, सूर्य
हमारी तरफ मुस्कुरा रहा था। इनमें से ना तो पत्तियाँ हाथ हिला सकती हैं, ना तो समुद्र जीवित है जो कि आह भरता हो, ना ही सूर्य एक लिविंग थिंग है जो कि हंसने मुस्कुराने और बाकी सारे मानवीय गुणों की तरह बिहेव करेगा। इन ईजी लैंग्वेज पर्सोनिफिकेशन इज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। कुल मिला के अगर लैंग्वेज में साधारण भाषा में हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन केवल किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में दर्शाने को कहते हैं। द विंड शाउटेड, जैसे विंड चीख रही थी। इन दीज एग्जाम्पल्स द नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो नॉन ह्यूमन होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, मनुष्य जो नहीं होते हैं, उनको मनुष्य की तरह उनके अंदर भी मनुष्यता के गुण दिखाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ विंड की बात करें तो विंड कोई आदमी, औरत, बच्चा नहीं है जो चीखेगा। उसके पास ज़बान होगी और वो चिल्लाएगा, लेकिन विंड को भी यहाँ शाउटेड यूज़ किया है। तो विंड को जो है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के साथ पेश किया गया है, मानवीय गुणों के साथ पेश किया गया है। अनदर कॉमनली यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इज़ फाउंड इन स्टोरीज़। और ज़्यादातर हम देखते हैं दूसरे तरीके का जो पर्सोनिफिकेशन है वो ज़्यादातर कहानियों में हमें देखने को मिलता है। और इनमें क्या होता है, वेयर एनिमल्स एंड लेजेंडरी क्रिएचर्स आर अट्रीब्यूट लेवल्स फॉर रिकग्निशन, इट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। दूसरे तरीके में जानवरों को और भी कुछ क्रिएचर्स होते हैं, लीजेंडरी क्रिएचर्स को, उनमें भी अट्रीब्यूट, उनको भी दर्शाया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जैसे वो जीवित मनुष्य हैं, किसी मनुष्य की तरह उनमें भी गुणों को दर्शाया जाता है। और इसको जो बोला जाता है, अगर सही कहें तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोला जाता है। Personification is a figure of speech by which we attribute life and mind in inanimate thing. Here, lifeless object or abstract idea are treated as if they were human beings. A very common example of personification is love is blind. Here, love has been seen as a living human being who is blind and so cannot see the things, what is right and what is wrong. The personified object is written in the capital letters. Personification वो अलंकार है जिसमें नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह दर्शाया, नॉन लिविंग थिंग में किसी ह्यूमन बीइंग के गुणों को दर्शाया जाता है। मतलब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह या किसी जानवर को मनुष्य की तरह ट्रीट किया जाता है और गुणों की उसी तरीके के गुण बताए जाते हैं। जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है वो सबसे बड़ा अध्यापक होता है, सबसे बड़ा शिक्षक होता है। लव इज़ ब्लाइंड, मैंने आपको भी बताया था कि लव को ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई ह्यूमन बीइंग है जो कि देख नहीं सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो लव के लिए यूज़ किया है ब्लाइंड। तो पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो जीवित व्यक्ति हो या मनुष्य हो। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन जिसे हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। दो बातें लेकिन दोनों बातों में काफ़ी विरोध हो। An oxymoron is a figure of speech, usually one or two words in which seemingly
कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स appear साइड बाय साइड। एक दो शब्द जिनमें सामने से है आपको दिखाई देगा कि एक शब्द कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोल रहा है, दोनों में बहुत विरोधाभास है। जैसे कि अगर हम बात करें ओ डेथ, सॉरी, शी इज़ फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। शी इज़ फीलिंग स्वीट पेन, दो वर्ड हैं, स्वीट मीठा होता है, पेन दर्द होता है। दर्द मीठा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ जो हमने पेन के साथ में स्वीट यूज़ किया है तो ये जो अलंकार होगा वो ऑक्सीमोरोन अलंकार होगा। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेज हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। वो दो शब्दों का समूह या दो फ्रेजेस का समूह जो आपस में बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट होता है रहस्य, जिसको सब ओपन नहीं करते हैं, वो बात जो रहस्य होती है जिसे सबको नहीं बताया जाता है। और यहाँ यूज़ किया है ओपन सीक्रेट, खुला हुआ रहस्य। तो ये जो दो वर्ड हैं ओपन और सीक्रेट, ये दोनों आपस में विरोधाभास हैं। तो वहाँ कोई ऑक्सीमोरोन वो अलंकार होता है जहाँ दो शब्द या दो फ्रेजेस होते हैं और दोनों के ही मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप। अगर फूल है, बेवकूफ़ है, तो वाइज नहीं होगा, बिल्कुल ऑपोजिट है। फूल का उल्टा ऑपोजिट होता है वाइज, और यहाँ यूज़ किया है वाइजेस्ट फूल, सबसे अक्लमंद बेवकूफ़। तो ये जो दो शब्द हैं, दोनों में ही बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग निकल रहे हों। तो वो जो दो फ्रेजेस या वो दो शब्द जिनको बिल्कुल विरोधाभास होता है, तो वहाँ वो अलंकार जो है वो ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब हम बात करते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल जो है एग्जेजरेशन होता है। एग्जेजरेशन मीन्स किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाइपरबोल is a figure of speech in which exaggeration is used for emphasis or effect. हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए या किसी चीज़ को विशेष रूप से दर्शाने के लिए हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जैसे शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, हमें बताना है कि वो रोई, रोना। अब हम रोना, केवल रोना नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, ओशन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के समुद्र बहा दिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन उसके रोने को एम्फसाइज करने के लिए, उस पर इफ़ेक्ट डालने के लिए हमने यूज़ किया वर्ड ओशन की तरह। उसने आंसू, ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का सैलाब बहा दिया, आंसुओं का समुद्र बहा दिया। तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जेजरेट करना या उसके यूज़ को एम्फसाइज करने के लिए, उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना हाइपरबोल कहलाता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एग्जेजरेशन और ओवर स्टेटमेंट in order to lie high emphasis on the statement. In hyperbole, things are represented as greater or less, better or worse than they really are. जो वास्तविकता होती है उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम बताना, किसी चीज़ को जो उसका वास्तविक रूप से है उससे बहुत ज़्यादा आकलन करना या उसको बहुत कम तर बताना, बहुत अच्छा बताना या बहुत ख़राब बताना, या जो कुछ भी है उसको जो है बढ़ा चढ़ा के बोलना। बढ़ा चढ़ाना अच्छा भी हो सकता है और
बुरा भी हो सकता है। तो हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको हम हाइपरबोल कहते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड। लड़ाई के मैदान में क्या होता है? रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ बह जाती हैं। खून बहता है, ठीक है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ से हारते जीतते हैं, खून बहता है, लेकिन खून की नदियाँ बह जाना इस बात को दर्शाता है कि ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोली गई है। तो इसी तरह से बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना हाइपरबोल कहलाता है।